तो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पहला पार्ट, जिसमें सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, सिंपली फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। फ्लक्स इट इज ए काइंड ऑफ फ्लो। तो यदि वेलोसिटी का फ्लो है तो वेलोसिटी फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो है तो मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing normally through a surface. The number of field lines passing normally through a surface is defined as the magnetic flux. अब यहां पर जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस का एलिमेंट्री पोर्शन डीए हमने लिखा है यहां पर, जिसका एरिया वेक्टर या नॉर्मल एन कैप है। तो डी ए एरिया वेक्टर के कंपोनेंट फील्ड के डायरेक्शन में क्या है, तो फील्ड के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट डीए कॉस थीटा हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग मेजर कर सकते हैं कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कंडीशन में नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस आ जाता है डी फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट ए डी ए, इसका मतलब बी डी ए कॉस थीटा। तो नेट फ्लक्स जब हम लोग निकालेंगे तो ये बी ए कॉस थीटा आ जाएगा। अब इसका वैल्यू हम लोग बी ए कॉस थीटा लिखते तो थीटा एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड लिखा, जिसको एरिया वेक्टर और कह सकते हैं। अब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो गया तो फ्लक्स मैक्सिमम बी ए हो जाएगा, 90 डिग्री तो फ्लक्स मिनिमम 0। अब यूनिट्स एंड डायमेंशन भी याद रखना चाहिए। स्केलर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट वेबर है और सीजीएस यूनिट मैक्सवेल है। तो यहां पर 1 वेबर 10⁸ मैक्सवेल, ये याद रखना है। इसका दूसरा यूनिट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं वोल्ट इनटू सेकेंड। ये कैसे फाइंड किया जाता है इसको भी जानना चाहिए, आपकी मेमोरी में रहना चाहिए। टेस्ला मीटर स्क्वायर मतलब यहां पर फ्लक्स को जो लिखा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एफ इजिकल टू बी आई एल। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग लिख सकते हैं एफ बाई आई एल इनटू एरिया। तो ये हो गया न्यूटन, ये एम्पियर हो गया, ये मीटर हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, 1 मीटर कैंसिल हो गया। तो ये बन गया न्यूटन मीटर पर एम्पियर। तो यही न्यूटन मीटर पर एम्पियर आ गया। न्यूटन मीटर को हम लोग जूल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो जूल पर यूनिट एम्पियर ये भी आ गया एक। जूल अमाउंट ऑफ वर्क है, तो अमाउंट ऑफ वर्क को हम लोग पोटेंशियल इनटू चार्ज लिख देते हैं। तो जूल को हम लोग वोल्ट इनटू कूलम लिख देंगे। तो वोल्ट इनटू कूलम लिख दिया और डिवाइडेड बाय एम्पियर, वो भी ये पार्ट आ गया। और वोल्ट इनटू कूलम पर एम्पियर सेकेंड कहलाता है, इसलिए वोल्ट इनटू सेकेंड अनदर यूनिट हो गया। तो ये यूनिट हम लोगों को याद रखना है। अब यदि इसकी डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन आप यहां से इजीली निकाल सकते हो। जूल आपने अमाउंट ऑफ वर्क में लिखा तो अमाउंट ऑफ वर्क का mL2T-2 हो गया। अब पर एम्पियर है तो A-1। तो फ्लक्स का ये डायमेंशन भी याद रखना है। ये पार्ट हो गया यूनिट्स एंड डायमेंशन। अब नेक्स्ट पार्ट है कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एक कॉइल कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी ए कॉस थीटा। तो क्या क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर। तो सबसे पहले तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से फ्लक्स में चेंजेस होगा। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाए। थर्ड है ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, मतलब थीटा को आप चेंज कर दो। और फोर्थ है कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो आप। तो इस तरह से हम लोग फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर्मूला दिमाग में बैठाना है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। इधर बी चेंज होगा, एरिया चेंज होगा, थीटा ओरिएंटेशन चेंज होगा। ठीक। अब यहां पर
मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या सिंपली मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब यहां पर जैसे ये सिंपली एरिया वेक्टर एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो हम लोग फ्लक्स लिख देंगे BDS cos थीटा। इस कंडीशन में देख लो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो BA cos 0 डिग्री, तो BDS बन जाएगा। इसी तरह से ये वाला पार्ट है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, तो 90 डिग्री फॉर्म करेगा, तो फ्लक्स विल बी 0। अब जैसे ये सरफेस एक डाइपोल हमने आपको फिगर में ड्रॉ किया, तो डाइपोल के लिए पूछेगा कि फ्लक्स नेट कितना होगा, तो नेट फ्लक्स 0। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स चेंज नहीं होता है, इस चीज को दिमाग में बिठाएंगे। और मान लो कि आपसे कहा जाए कि नहीं इसको मैथमेटिकली आप प्रूफ करके दिखाओ, तो आप मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हो। तो जैसे मान लो कि ये आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, यहां से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रहे हैं, इसका मतलब फील्ड का डायरेक्शन ये है और नॉर्मल का भी डायरेक्शन ये है। तो इस कंडीशन में यहां का फ्लक्स पॉजिटिव हो गया, सपोज यहां का सरफेस हमने ले लिया, तो BDS आ गया। यहां पर फील्ड लाइंस ऐसे इंटर कर रहे हैं, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और नॉर्मल जब ड्रॉ करोगे तो ये डायरेक्शन है, तो यहां का फ्लक्स क्या आ गया -BDS, दोनों को ऐड कर दो तो नेट फ्लक्स 0। इसलिए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और डाइपोल हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, इसके लिए फ्लक्स 0 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट फिगर देख ले। इस कंडीशन में सिलिंड्रिकल शेप है, यहां तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तब देखते फ्लक्स कैसे आता है, तो फ्लक्स यहां भी 0 क्यों होगा। अब इस पोर्शन में हम आ जाएं, इस वाले पोर्शन में देखते हैं कितना फ्लक्स है। तो इस फ्लक्स को मेजर करने के लिए अब देख लो यहां पर ये सरफेस है, इस सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख लो क्या ये है, तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी पैरेलल, तो फ्लक्स कितना हो गया -BDS, और एरिया आप ले लो πr², एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस सेगमेंट। यहां के लिए नॉर्मल ये डायरेक्शन है, अब मैग्नेटिक फील्ड का भी ये डायरेक्शन है, यहां का फ्लक्स निकालो तो B इंटू एरिया πr²। अब दोनों को आप ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो फ्लक्स क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट आ जाए। अब जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH और BV है X और Y के अलॉन्ग, कहता है टोटल फ्लक्स का आप निकालें इस सेगमेंट के लिए, फिर इस सेगमेंट के लिए, और फिर इस सेगमेंट के लिए। तो अब आप देखो यहां पर ध्यान से कैसे हम लोग फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो फ्लक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहला सेगमेंट में आ जाओ, इस सेगमेंट में आओगे तो इसका एरिया वेक्टर कहां लाई कर रहा है, पहले वाले फिगर में, फर्स्ट वाले फिगर में देख लो एरिया वेक्टर किस प्लेन में, जेड के लॉन्ग, तो DS वेक्टर इज इक्वल टू DS K कैप बन गया। अब आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फ्लक्स इसके लिए निकालना है, तो फ्लक्स ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा BH, तो BH को हम लोग लिख देंगे I कैप डॉट -DS K कैप, कितना आ गया I डॉट K 0, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए 0। अब आ जाओ वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नेटिक फील्ड किधर है BV -A कैप डॉट एरिया वेक्टर माइनस एरिया वेक्टर है, सॉरी DS K कैप लिखना चाहिए था, वहां पर हम निगेटिव लिख दिए, ये DS K कैप, DS K कैप। अब यहां पर इस कंडीशन में भी DS K कैप,
तो जे डॉट के क्या आ गया 0, तो इसका भी +0। इसका मतलब इस वाले प्लेन के लिए +0। अब आ जाओ एरिया किस में लाई कर रहा है, YZ प्लेन में। तो YZ प्लेन में तो इसका एरिया वेक्टर बताओ सेकेंड फिगर के लिए। इसका एरिया वेक्टर ds i कैप हो गया। अब वर्टिकल कंपोनेंट के लिए आ जाओ। पहले वर्टिकल कंपोनेंट के फ्लक्स क्या डायरेक्शन है, -y। तो यहां पर -y, तो BV डायरेक्शन क्या है, -j कैप डॉट DSI कैप, I डॉट J 0, ये भी 0। चलो अब इस डायरेक्शन में आ जाओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए। BH इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड का वही डायरेक्शन BV J कैप डॉट एरिया वेक्टर बताओ क्या है, ओ सॉरी BH का डायरेक्शन I कैप है, BH का डायरेक्शन I कैप, BH का डायरेक्शन I कैप। तो BH I कैप डॉट DS I कैप क्या आ गया, I डॉट I 1। तो फाइनली क्या आ जाएगा, BH और इसका एरिया वेक्टर जो भी हो या DS। तो ये हमारा आ गया YZ के लिए। अब नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ, इस पार्ट के लिए ZX वाले के लिए इसका एरिया वेक्टर बताओ थर्ड फिगर का। Y के लॉन्ग है तो DS J कैप। अब फ्लक्स टू वर्टिकल कंपोनेंट ही ले ले। वर्टिकल कंपोनेंट किधर है, BV माइनस J कैप डॉट, अब आ जाओ एरिया DS J कैप क्या आ गया, माइनस BV इंटू S। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए आ जाओ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का किधर है, X की तरफ। तो BH I कैप डॉट एरिया वेक्टर किधर है, DS J कैप I डॉट J 0। इसका फ्लक्स 0 हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट आ जाए। इसी तरह से कहता है क्यूब है जिसका साइड L है, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख लेते किधर है भाई, क्यूब ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग Z एक्सिस। इसका मतलब ऑलरेडी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ रखा है। इस सेगमेंट के लिए क्या होगा, इसका नॉर्मल का डायरेक्शन ये, तो ये परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए ये सेगमेंट का फ्लक्स इधर निकालो, इस सेगमेंट में निकालो 0 ही आएगा, फ्रंट वाले में निकालो 0 आएगा। सिर्फ कौन सा, फ्रंट वाला सॉरी, और बैक जो फ्रंट जेड और नेगेटिव जेड वाला होगा उसके लिए फ्लक्स का आएगा। इसका मतलब यदि हम ABCDEF ले ले और एक और भी पॉइंट ले लेते GH भी, यहां भी सपोज ऐसे ही नेमिंग कर दिया, तो फ्लक्स किसके कारण से कंट्रीब्यूट होगा, ओनली ABHG। तो ABHG का डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल ड्रॉ करो। 1 मिनट रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहला फ्लक्स इस सेगमेंट का 0, तो AGDE का फ्लक्स 0। राइट से आ जाओ, BCFH का फ्लक्स 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो एरिया वेक्टर नॉर्मल बना रहा, 90 डिग्री बना रहा। ऊपर वाले पार्ट के लिए आ जाओ, फ्लक्स DEFC ये भी 0। नीचे वाला पार्ट आ जाओ, AGHB ये भी 0। अब क्या बच गया, फ्रंट वाला पार्ट प्लस, तो फ्रंट कौन सा, DCBA, इसका फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो ये B इंटू DS मतलब एरिया L²। अब बैकवर्ड वाले पार्ट में आ जाओ। बैक वाला पोर्शन कौन सा है, GEFH क्या आ जाएगा, -BL², और दोनों को ऐड करोगे तो नेट फ्लक्स
0। बोलो क्लियर, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट आ जाए, नेट फ्लक्स 0। अब जैसे एक लूप दे रखा है, अब ये लूप अलग अलग प्लेन में लाई कर रहा है। अब कहता है इसका फ्लक्स का फाइंड करो। तो फ्लक्स थ्रू द लूप, सबसे पहला आप ए बी सी डी में आओ। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वैल्यू दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे रखा, तो इसका एरिया वेक्टर बताओ। ये किस प्लेन में लाई कर रहा है? एक्स वाई। तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। और किस प्लेन में? के कैप। तो ये एल स्क्वायर के कैप बन गया। अब प्लस किसका बता दो? ए बी सी डी का। मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा? बी नॉट आई कैप प्लस के कैप डॉट एल स्क्वायर के कैप। आई डॉट के 0, के डॉट के 1। इसका मतलब क्या बन गया? ये बी नॉट एल स्क्वायर। चलो दूसरा वाला फेस कौन सा है? प्लस थ्रू द सरफेस। स्टार्ट कर लो ए डी ई एफ से। क्या हो गया? बी नॉट आई कैप प्लस के कैप डॉट एरिया वेक्टर बता दो। एल स्क्वायर वाई जेड प्लेन में है तो आई कैप, आई डॉट आई 1 और के डॉट आई 0। तो बी नॉट एल स्क्वायर हो गया। नेट फ्लक्स दोनों को ऐड कर दो। फाई 1 बी नॉट एल स्क्वायर और ये बी नॉट एल स्क्वायर क्या आ गया? 2 बी नॉट एल स्क्वायर। फाइनल रिजल्ट यही होगा। बोलो क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट आ जाए। यही आंसर है, बी नॉट एल स्क्वायर। और दूसरे पार्ट का बी नॉट एल स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया तो नेट फ्लक्स टू बी नॉट एल स्क्वायर आ गया। चलिए अब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है? सिंपली हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से आ जाए। सिंपली एक मैग्नेट को क्वाल के टुवर्ड्स मूव कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन। पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन कहता है कि मैग्नेट को यदि हम तेजी से मूव कराएं, मूव क्विकली टुवर्ड्स द क्वाल, तो उस कंडीशन में डिफ्लेक्शन लार्जर होता है। फिर यदि हम क्वाल को स्टेशनरी रखे, मैग्नेट को स्टेशनरी रखें और क्वाल को मूव कराएं तो सेम ऑब्जर्वेशन मिलता है। ठीक। थर्ड कंडीशन में यदि हम मैग्नेट को अवे ले जाएं तो उस कंडीशन में प्रीवियस रिजल्ट से डिफरेंट रिजल्ट आएगा। डायरेक्शन गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द प्रीवियस। तो हमारे पास ये 4 ऑब्जर्वेशन और लास्ट ऑब्जर्वेशन कि दोनों को हम स्टेशनरी रखेंगे तो नो डिफ्लेक्शन। तो 5 ऑब्जर्वेशन से हमको क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन ये मिलता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कि whenever there is a relative motion between the magnet and the coil, an EMF is induced। जब तक कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, इधर मैग्नेट मूव करे या कॉइल मूव करे, तभी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होगा और उससे हम लोगों को इंड्यूस्ड ईएमएफ का रिजल्ट मिलेगा। तो पहला कंक्लूजन ये है कि यदि फ्लक्स में चेंजेस नहीं हो रहा है तो देयर इज नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो भी सेटअप हो रहा है या इंड्यूस्ड करंट डिपेंड कर रहा है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल। ठीक। अब इसी पर फैराडेज लॉ आ गया कि व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल और लूप चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो तब तक लास्ट करेगा जब तक कि फ्लक्स में चेंजेस है। सेकेंड कहता मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इससे मैथमेटिकली हम लोगों को क्या रिजल्ट निकला? E इज इक्वल टू, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं मैथमेटिकली कि इंड्यूस्ड ईएमएफ
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैथमेटिकली हम लोग इसको लिखते हैं माइनस डी फाई बाई डी टी। इसका मतलब यहां पर नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि चेंज इन फ्लक्स या इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन अपोजिट होता है। ठीक, अब इससे जो हम लोगों को रिजल्ट मिला मैथमेटिकली इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और फाई का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दे, और नंबर ऑफ टर्न्स यदि हमारा एन है तो एन डी फाई बाई डी टी। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स। फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। तो यहां पर कहता है कि फाई चेंज करेगा यदि आप इसमें से कितने क्वांटिटी को चेंज कर सकते हो, एन डी फाई बाई डी टी। तो फाई की जगह पर बी ए कॉस थीटा, या तो आप बी को चेंज कर दो, या ए को चेंज कर दो, या थीटा को चेंज कर दो। ठीक, तो इसी पर रिजल्ट है, यदि हम फाई को चेंज करेंगे तो फाई टू माइनस फाई वन इन हो जाएगा। ठीक, तो इससे हमारा रिजल्ट आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू बी ए कॉस थीटा, तो फाई टू की जगह पर बी टू, एरिया कांस्टेंट है तो बी टू ए कॉस थीटा, फाई वन की जगह पर बी वन ए कॉस थीटा, ए कॉमन ले लेंगे तो बी टू माइनस बी वन कॉस थीटा। एक रिजल्ट ये आ जाएगा। दूसरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, यदि हम एंगल को चेंज कर दें, ओरिएंटेशन को चेंज कर दे, तो एन बी ए कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन बाई डेल्टा टी। इतना फॉर्मूला हमारे पास है, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं। अब आ जाए इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या था, माइनस एन डी फाई बाई डी टी, रेजिस्टेंस उसको डिवाइड कर दिया। इंड्यूस चार्ज का वैल्यू क्या हो रहा है, चार्ज को हम लोग लिख देते हैं आई इंटू डी टी। तो यहां पर कहीं भी टाइम नहीं है, इसलिए इंड्यूस चार्ज इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब टाइम से ये इंडिपेंडेंट होगा। अब जैसे हम इंड्यूस चार्ज कैसे वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम लोगों ने पढ़ रखा आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, देन डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। अब आई का वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस एन बाई आर। देखो आई का वैल्यू डी फाई बाई डी टी, और यहां पर ऑलरेडी ये इंटू डी टी है, तो डी टी कट जाएगा, तो माइनस एन बाई आर डी फाई, ये टाइम से इंडिपेंडेंट है। तो ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि शो दैट इंड्यूस चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो माइनस एन बाई आर डी फाई। चलिए नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट रिजल्ट हमारा इंड्यूस्ड पावर। पावर को क्या लिखते हैं, वी स्क्वायर बाई आर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो रिजल्ट हम लोगों को मिला है उसको हम लोग वी स्क्वायर बाई आर मतलब ई स्क्वायर बाई आर, और यहां पर ये डिपेंड करता टाइम पर और रेसिस्टेंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसा है। पहला क्वेश्चन कहता है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए कॉइल इज गिवन बाई फाई का वैल्यू दे रखा 8t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द 4th सेकेंड। बहुत इजी है, तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी बाई डी टी, तो फाई का वैल्यू 8t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5, डिफ्रेंशिएट कर दो, माइनस 8t स्क्वायर का 2t प्लस 3t का डिफ्रेंशिएशन 1, तो माइनस 16t प्लस 3 हो गया। और यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, t का वैल्यू 4 डाल दो, तो माइनस 16 इंटू 4 प्लस 3, तो ये कितने आ गए, माइनस 67 इंड्यूस्ड ईएमएफ जो भी होगा। तो ये यदि यूनिट के फ्लक्स का कोई वहां पर यूनिट नहीं दे रखा है तो हम इसको वेबर मान लेंगे, तो यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, वोल्ट के फॉर्म में लिख देते हैं, जो भी यूनिट इसका होगा। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कॉइल का एरिया ए नॉट
और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा, एरिया कहता चेंज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एरिया कांस्टेंट है। क्या फॉर्मूला बताए इंड्यूस्ड ईएमएफ का? माइनस नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखा है, तो माइनस d∅/dt। चेंज क्या कर रहा है? फॉर्मूला रख दो पहले, बी ए कॉस थीटा, यही है। थीटा ऑलरेडी कहता है यहां पर 0 डिग्री, तो इस कंडीशन में बी dA/dt, तो माइनस बी d/dt। एरिया कहां से कहां चेंज हो रहा है? ओ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो ये पार्ट नहीं यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख देंगे माइनस ए dB/dt। तो माइनस ए मैग्नेटिक फील्ड का चेंज बताइए क्या है? 4B0 to B0, मतलब 4 माइनस B0, तो 3B0 डिवाइड बाई टाइम पीरियड, आंसर आ गया। और एरिया A0 है, एरिया का A0 वैल्यू डाल देंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, तो n, तो n फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या चेंज कर रहा है? देखो लो, पहले क्या, नॉर्मल टू द एरिया ऑफ द क्वाल, इसका मतलब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, ये चीज दिमाग में रखोगे। अब यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है, तो फॉर्मूला हो गया E इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ टर्न्स एरिया मैग्नेटिक फील्ड B2 माइनस B1 बाई टाइम पीरियड, तो माइनस NA। और B2 आपका चेंज कितना कर रहा है? 0.35 टेस्ला, 0.35, और इनिशियल आपका कितना वैल्यू है? 0.10 टेस्ला, और टाइम पीरियड में कोई चेंजेस है? बोलो, 2 मिली सेकेंड्स, तो 2 × 10⁻³ और यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया का वैल्यू डाल देंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाल का एरिया दे रखा 2 मीटर स्क्वायर, और ये मैग्नेटिक फील्ड ने, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज कर रहा, तो सीधा A dB/dt नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, डायरेक्टली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ टर्न्स है, एरिया दे रखा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द क्वाल, मतलब थीटा का वैल्यू इनिशियल 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, और फाइनली कितना रोटेट कर रहा है? 180 डिग्री, तो कॉस थीटा 2 180 डिग्री, वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, इसका वैल्यू 84 आ रहा है। एक मिनट चेक कर लेते हैं, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितना है? 2000। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है? मैग्नेटिक फील्ड 0.3, और एरिया हमारा कितना दे रखा है? 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10⁻² का 10⁻² का होल, ये तो कर ही दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। जस्ट ए मिनट 70 सेंटीमीटर, तो ये सीधा मीटर में कन्वर्ट कर दो, 0.70 का होल स्क्वायर, इन हो जाएगा। और cos थीटा 2 cos 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो ये आ गया 2, और टाइम पीरियड कितना है? एरिया द मैग्नेटिक फील्ड पर, हाँ 0.1, हाँ कैलकुलेट करके, हाँ ये ऑब्वियसली 1 वोल्ट नहीं होगा, कितना आ रहा है कैलकुलेट करके? 84 वोल्ट। ठीक है, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ 84 वोल्ट। चलो नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फिगर दे रखा है, अब यहां पर मैग्नेट का साउथ पोल इसके टुवर्ड्स अप्रोच कर रहा है। अब कहता है कि यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ E है, इंड्यूस करंट I, इंड्यूस चार्ज Q है।
कहता कि स्पीड ऑफ द मैग्नेट को डबल कर दिया। तो जब स्पीड को हम लोग डबल करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस चेंज कर जाएगा। अभी जस्ट पढ़ा फैराडेज लॉ में कि मैग्नेट को यदि मूव करे क्विकली तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन लार्जर, इसका मतलब ईएमएफ चेंज हो जाएगा, करंट चेंज होगा, लेकिन इंड्यूस चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो चार्ज चेंज नहीं करेगा, बाकी सारे क्वांटिटी चेंज करेंगे। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि एक सर्कुलर लूप है, अब इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। अब कहता है रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट श्रिंकिंग, इसका मतलब फ्लक्स होता है पाई आर स्क्वायर बी, तो फ्लक्स में चेंजेस होगा तो डी फाई बाई डी टी। अब यहां पर रेडियस का स्क्वायर है तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, पाई और आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2r, तो 2r डी आर बाई डी टी इंटू बी। 2 पाई रेडियस 2 सेंटीमीटर, इसको या तो आप सीजीएस में रहने दो। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू टेस्ला, इसको वेबर में कन्वर्ट कर लोगे, या रेडियस को आप मीटर में कन्वर्ट कर लो। डी आर बाई डी टी का वैल्यू दे रखा है, ये 2.5 माइक्रोवोल्ट के फॉर्म में आता है। नेक्स्ट आ जाए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहां भी कह रहा है इंड्यूस करंट, तो पहले इंड्यूस सीएफ निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो एरिया कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज हो रहा तो ये वैल्यू आ गया। रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, रो एल बाई ए, रेसिस्टिविटी दे रखा है, लेंथ दे रखा है, एरिया दे रखा है, रेजिस्टेंस निकल गया तो करंट होता है इंड्यूस सीएफ बाई रेजिस्टेंस ई बाई आर, इससे हम लोग इंड्यूस करंट का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, अब लेंज लॉ, लेंज लॉ कहता है, लेंज लॉ इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को मेजर करता है। अब यह कहता है कि जैसे इसने जो चीज को प्रोड्यूस किया वही इसको अपोज करता है। बोलचाल की भाषा से हम लोग ऐसे ही समझ सकते हैं। तो जैसे मान लो कि यहां पर ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके टुवर्ड्स अप्रोच कर रहा है, तो इस कॉइल में जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा जो इसके मोशन को अपोज करे, इसका मतलब यहां मैग्नेट के साइड से देखा जाए तो नॉर्थ है और यहां का पोलैरिटी नॉर्थ होगा, तभी इसके मोशन को अपोज करेगा, तो डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। यही कहता है, यहां पर कहता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इन ए सर्किट इज सच एज टू अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। इसने जो प्रोड्यूस किया इसी को अपोज करता। मैग्नेट ने ही इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कराया इंड्यूस करंट को, और इससे यहां का पोल नॉर्थ हो गया और ये इस मैग्नेट के मोशन को अपोज कर रहा है। इसी तरह से मान लो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हम देखें, तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में नॉर्थ पोल है। अब यदि नॉर्थ की जगह पर हम दूसरा ले जाए तो यहां पर दूर ले जाए, तो जब दूर ले जाते हो तो क्या होता है, इसके मोशन को अपोज करना है, इसके मोशन को अपोज करना है, इसका मतलब इसका पोलैरिटी क्या होना चाहिए, साउथ, साउथ का मतलब क्लॉकवाइज। अब इसका कंक्लूजन जो निकला है वो हमने इस तरह से आपको बताया कि जैसे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हम अप्रोच करेंगे तो इस कॉइल में डायरेक्शन हमारा क्या होगा, इसके मोशन को अपोज करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द मैग्नेट साइड, ऑलवेज फ्रॉम द मैग्नेट साइड। इसी तरह से यह मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके अवे जा रहा है कॉइल के, तो उस कंडीशन में कॉइल में ऐसा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा जो इसके मैग्नेट के मोशन को अपोज करे। इसका मतलब मैग्नेट का नॉर्थ पोल है तो यहां साउथ, तो साउथ का मतलब हो गया क्लॉकवाइज। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, अब मैग्नेट का साउथ पोल इसके टुवर्ड्स अप्रोच कर रहा है तो कॉइल में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, तभी साउथ पोलैरिटी होगा और साउथ पोलैरिटी इसके मोशन को अपोज करेगा। मैग्नेट का साउथ पोल इसके अवे जा रहा है तो उसके मैग्नेट के मोशन को अपोज करने के लिए पोलैरिटी हमारा क्या होना चाहिए, नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये 4 ऑब्जर्वेशन आपके दिमाग में रहना चाहिए। इस लेंज लॉ का ही एप्लीकेशन हम लोग यूज करेंगे।
अब कहता है कि इट इज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि नॉर्थ पोल एक बार मैग्नेट का इस क्वाल के टुवर्ड्स अप्रोच करता है, तो क्वाल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ बिहेव करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा, इसका मतलब क्वाल में यदि नॉर्थ पोल क्वाल के टुवर्ड्स अप्रोच कर रहा है तो क्वाल में भी कैसा पोलैरिटी होना चाहिए? नॉर्थ होना चाहिए, जो उसके मोशन को अपोज कर रहा है। इसका मतलब दोनों के बीच में एक रिपल्सन हो रहा है। जब रिपल्सन होगा तो उस कंडीशन में एक मैकेनिकल वर्क होगा, और वही मैकेनिकल वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं इट इज ए डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप इसको ऐसे समझ सकते हो। बेस्ट एग्जांपल, जैसे ये मान लो यहां एक कॉइल और यहां पर एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया। मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके टुवर्ड्स अप्रोच कर रहा है, तो इस कॉइल में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ये हर एक लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरफ बिहेव करता है। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज होगा इसका मतलब ये एंड क्या होगा? नॉर्थ। इसका मतलब ये इन दोनों के बीच में क्या करेगा? रिपल्सन क्रिएट करेगा। जो रिपल्सन होगा तो मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा आपको। अब ये मैकेनिकल वर्क आपने किया और उसके कारण से बल्ब में क्या हो गया? बल्ब ग्लो कर गया। तो जब बल्ब ग्लो कर गया तो मैकेनिकल एनर्जी, या सिंपली आप कह सकते हैं कि मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब यहां पर मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन, तो एनर्जी क्या हुआ? कंजर्व हो गया। इट इज ए डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। सिंपली आपसे पूछा जाए व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स में चेंजेस नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई इज इंड्यूस्ड ईएमएफ आल्सो कॉल्ड बैक ईएमएफ? क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड ईएमएफ। ठीक, इंड्यूस्ड करंट हैज नो डायरेक्शन। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि इस तरह से डायरेक्शन करंट का होता जो चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करता है। इसका मतलब है कि यहां पर यदि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ का एक डायरेक्शन, यदि फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस करंट का अलग डायरेक्शन। इसका मतलब अपना कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, वो डिपेंड कर रहा है चेंज इन फ्लक्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बार मैग्नेट को हम लोग फॉल करा रहे टू इक्वल, तो एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट क्या होगा? हमेशा लेसर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि लूप में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ का सेटअप होगा। मैग्नेट के मोशन को वो अपोज करेगा। ठीक, अब जैसे कहता है एक मेटेलिक लूप है, उसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, क्या उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा? बोलो। नॉन यूनिफॉर्म, अभी बताया कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स में चेंजेस नहीं होता है, इसलिए उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इंडक्टर को हमने कहा कि बैटरी से कनेक्ट कर दिया थ्रू ए स्विच। सिंपली एक इंडक्टर है, ये इंडक्टर कॉइल, और इसको एक स्विच के हेल्प से सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। अब यदि हम स्विच को ऑन करते हैं और एक स्विच को ऑफ करते हैं, तो जब ऑन करते हैं तो ग्रोथ ऑफ करंट, जो करंट में चेंजेस होता है वो स्लोली होता है, जिसको ग्रोथ ऑफ करंट कहते हैं। ग्रोथ ऑफ करंट स्लोली। और जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं सडनली करंट एक तरह से ब्रेक डाउन हो गया, तो हम उसको कहते हैं डीके ऑफ करंट। डीके ऑफ करंट फास्ट होता है। इसका मतलब इस कंडीशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसमें फास्ट होगा डीके या ग्रोथ,
उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड लार्जर होगा, इसका मतलब इसमें लार्जर ईएमएफ होगा और इसमें स्मॉलर हो जाएगा। देखो क्या कहता है, इंड्यूस inductor is connected to a battery through a switch. Explain why the EMF induced in the inductor is much larger when the switch is open. यदि स्विच ऑफ है तो डीके ऑफ करंट फास्ट हो गया, इसलिए उसमें लार्जर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इसका मतलब यदि बल्ब हम कनेक्ट कर दे इंडक्टर के साथ तो बल्ब में ब्राइटनेस क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? ईएमएफ इंड्यूस उसमें लार्जर, चूंकि डीके क्या है, फास्ट है। करंट स्विच ऑफ करते हो तो इंडक्टर लगा हुआ है, तो स्विच ऑफ करोगे तो क्या होगा, डीके बहुत तेजी से हुआ, तो डीके जब बहुत तेजी से होगा तो ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस ज्यादा होगा। और स्विच ऑन करते हैं तो इंडक्टर क्या करेगा, अपोज करेगा। इंडक्टर एक रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव करता है, लिमिट करता तो अपोज करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ग्रोथ स्लोली होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ भी स्लो होगा। ओपन का मतलब क्या हुआ, ओपन का मतलब नो करंट, स्विच ऑन करंट का फ्लो, इंसर्ट कर देना, कनेक्टर से कनेक्ट कर देना स्विच को। ओपन का मतलब ऑफ हुआ, ये स्विच ऑफ है, ओपन हो गया। क्लोज, इंसर्ट कर दिया। स्विच का नॉब होता है ना, तो डीसी सर्किट में नॉब यूज करते हैं, तो नॉब को निकाल दोगे तो वो ऑफ हो गया, नॉब को इंसर्ट कर दोगे तो ऑन हो गया। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मैग्नेट अब इस कॉइल के टुवर्ड्स अप्रोच कर रहा है, तो लेंज लॉ क्या कहता है, मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा, तो यहां का पोलैरिटी क्या हो गया, साउथ, मतलब क्लॉकवाइज। इसके मोशन को अपोज करना है, मैग्नेट ये कॉइल मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा, तो नॉर्थ को जाने नहीं देगा, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या हो जाए, साउथ पोलैरिटी, मतलब क्लॉकवाइज। तो इसमें क्लॉकवाइज, यहां पर इसको रिपेल करना है तो भी क्लॉकवाइज, तो दोनों में क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ, इसमें दोनों में क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट है, यहां देखो पोलैरिटी पूछा, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, यह भी चुका है बोर्ड एग्जाम में। नॉर्थ पोल इसके टुवर्ड्स अप्रोच कर रहा है, इस कॉइल में कैसा डायरेक्शन होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब डायरेक्शन ऐसे, इसका मतलब ए का पोलैरिटी पॉजिटिव और बी का पोलैरिटी नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर कहता है इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, इसके लिए बेस्ट मेथड है जो हमने आपको बता रखा, बहुत आसान सा तरीका हमने बताया था। ये क्राइटेरिया RIN, R का मीन्स राइट, I मीन्स इंक्रीजिंग, और N का मतलब नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये याद रखोगे, नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अदरवाइज क्लॉकवाइज। अब देखो करंट का डायरेक्शन क्या है, B to A, क्या कह रहा है, करंट डिक्रीज कर रहा है, नॉट इंक्रीजिंग। कॉइल क्या है, राइट में है, यदि करंट इंक्रीज करता तो क्या होता, एंटी क्लॉकवाइज। करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो आंसर क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज। सिंपल। अरे ये वायर के राइट नहीं है कॉइल, आ गया समझ में? तो आंसर क्या आएगा, क्लॉकवाइज। चलो देखो आंसर क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें किधर है कॉइल? लेफ्ट में। करंट इंक्रीज कर रहा है। यदि कॉइल राइट में होता तो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन कॉइल क्या है? लेफ्ट में है तो क्लॉकवाइज। देखो आंसर क्या है, एकदम सीधा कॉन्सेप्ट है, कहीं भी इसमें इफ बट वाली बात ही नहीं है। चलिए, तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे? मोशनल ईएमआई, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोशनल ईएमएफ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ये सब आएगा नेक्स्ट क्लास में।